भारत में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में समझिए एक तरह का भूकंप आ गया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही बड़ा और सख्त कदम है। आज हम भारत सरकार के क्रिप्टो निवेशकों के लिए जो 5 नए नियम आए हैं, उन पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये एक काफी विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है, जो इन नए नियमों के बारे में बताती है। लेकिन आज हम सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ने वाले, हम उस खींचतान को समझेंगे जो जो भारत के क्रिप्टो भविष्य को तय कर रही है। एक तरफ है सरकार की सख्त सुरक्षा की जरूरत और दूसरी तरफ क्रिप्टो की अपनी पहचान, मतलब वो आज़ादी और गुमनामी। ऐसा लगता है कि भारत में बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेडिंग करना, जो कभी एक क्या कहते हैं वाइल्ड वेस्ट जैसा लगता था, अब किसी सरकारी बैंक में खाता खोलने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपने वाइल्ड वेस्ट की बात की और ये बिल्कुल सही एनालॉग है। पहले ये एक ऐसी दुनिया थी जहां नियम कम थे और आज़ादी ज़्यादा, लेकिन जब कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है तो सरकारें उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। देखिए, इन नियमों के पीछे की जो मुख्य वजह है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी FIU। FIU? अच्छा, हाँ। इसे सरकार की वित्तीय जासूस एजेंसी समझिए। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और सबसे गंभीर आतंकी फंडिंग जैसे अपराधों को रोकना। FIU का ये मानना है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल इन कामों के लिए हो सकता है। इसीलिए अब सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को VDA सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया है। VDA सर्विस प्रोवाइडर? जिसका सीधा मतलब है कि अब वे FIU की सीधी निगरानी में हैं। ये 5 नियम उसी निगरानी को लागू करने के हथियार हैं। ठीक है, तो ये नियम सिर्फ निवेशकों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा है। चलिए पहले हथियार की बात करते हैं, जो सुनने में काफी दिलचस्प है। लाइव सेल्फी। मतलब अब क्रिप्टो अकाउंट खोलने के लिए सुबह सुबह तैयार होना पड़ेगा, बेड से उठकर सीधे अकाउंट नहीं बना सकते। अब वो पुरानी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। आपको कैमरे के सामने लाइव आना होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मुस्कुराहट वाली सेल्फी नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम आपको पलके झपकाने, अच्छा, या सिर को दाएं बाएं घुमाने के लिए भी कह सकता है। ये सब इसलिए ताकि सिस्टम को यकीन हो जाए कि कैमरे के सामने कोई जीती जागती तस्वीर नहीं, बल्कि एक असली इंसान है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरा मतलब है, आजकल तो डीप फेक का जमाना है। क्या ये सिस्टम फूल प्रूफ है? AI तो इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो लाइव वीडियो भी बना सकता है। कहीं ये नियम कुछ सालों में पुराना ना पड़ जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये एक तरह की दौड़ है। ये नियम सिर्फ आज के डीप फेक को रोकने के लिए नहीं है। सोचिए जरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स अब AI का इस्तेमाल करके मिनटों में हजारों फर्जी खाते बना सकते हैं। ये लाइव सेल्फी जिसमें हरकत करने को कहा जाता है, वो AI जेनरेटेड वीडियो को भी मात देने की एक कोशिश है। ये भविष्य की डिजिटल पहचान की लड़ाई का पहला मोर्चा है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि हर खाते के पीछे एक असली जिम्मेदार इंसान हो, न कि कोई AI बॉट या किसी की चोरी की हुई पहचान। ये एक कभी न खत्म होने वाली तकनीकी जंग की शुरुआत है, समझिए। वाह, मतलब ये सिर्फ एक सेल्फी नहीं, बल्कि AI के खिलाफ एक डिजिटल दीवार है। ठीक है, तो लाइव सेल्फी से ये तो पक्का हो गया कि खाता खोलने वाला इंसान असली है। लेकिन वो इंसान है कहाँ? यहीं पर दूसरा नियम, जियो टैगिंग, तस्वीर में आता है। और सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, ये नियम प्राइवेसी को लेकर सबसे ज्यादा बहस छिड़ता है। नियम ये है कि जब भी कोई यूजर अकाउंट बनाएगा या कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, तो एक्सचेंज को न सिर्फ उसका IP एड्रेस, बल्कि उसका सटीक अक्षांश और देशांतर, एक मिनट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? हाँ, एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी रिकॉर्ड करना होगा। आसान भाषा में कहें तो आपकी सटीक लोकेशन हर बार दर्ज की जाएगी, हर ट्रांजैक्शन के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार ये जान सकती है कि मैंने अपनी कॉफी खरीदते हुए बिटकॉइन का इस्तेमाल कहां से किया। क्या ये बिग ब्रदर इज वॉचिंग जैसा नहीं है? प्राइवेसी का क्या होगा? बिल्कुल, ये चिंता जायज है। सरकार का तर्क ये है कि इससे हर ट्रांजैक्शन का एक भौगोलिक निशान बन जाता है। एक ज्योग्राफिकल फिंगरप्रिंट? हाँ, एक जियोग्राफिकल फिंगरप्रिंट। पहले अपराधी VPN जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन छुपा लेते थे, लेकिन अब हर लेन देन पर एक अदृश्य पता लिखा होगा। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, जैसे किसी प्रतिबंधित देश से पैसा आ रहा है या एक ही जगह से बहुत सारे फर्जी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अधिकारियों के लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच का सीधा टकराव है। बिल्कुल है।
सरकार का कहना है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इस तरह की निगरानी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो सरकार जानती है कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। अगला तार्किक कदम तो यही होगा कि ये भी पक्का किया जाए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। यहीं पर तीसरा नियम आता है जो बैंक खाते के कड़े वेरिफिकेशन से जुड़ा है। इसे पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। हाँ, पहले आप बस अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देते थे और काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्सचेंज आपके खाते में 1 रुपया भेजेगा। 1 रुपया? हाँ, सिर्फ 1 रुपया। जब वो पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है तो ये 3 चीजें साबित करता है। 1, आपका बैंक खाता असली है। 2, वो एक्टिव है। और 3, सबसे जरूरी, खाते पर जो नाम है वो आपके दिए गए पहचान पत्र से मेल खाता है। लेकिन एक बात बताइए, 1 रुपए के ट्रांजैक्शन से सच में कितनी सुरक्षा मिल सकती है? मतलब एक बड़े अपराधी के लिए ये तो बहुत छोटी सी रुकावट लगती है। अगर किसी ने पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही फर्जी दस्तावेजों पर खुलवाया हो तब तो ये वेरिफिकेशन भी बेकार हो जाएगा। ये सोचने का एक तरीका है, लेकिन इस नियम की असली ताकत कहीं और है। ये नियम चोरी की गई बैंक डिटेल्स के इस्तेमाल को रोकता है। अच्छा। सोचिए, किसी हैकर के पास हजारों लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। वो उन डिटेल्स का इस्तेमाल क्रिप्टो खरीदने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन से ये साबित हो जाएगा कि बैंक अकाउंट उसके नाम पर नहीं है। ये एक तरह का डिजिटल हैंडशेक है जो एक्सचेंज और बैंक के बीच होता है, और ये पक्का करता है कि क्रिप्टो अकाउंट का मालिक और बैंक अकाउंट का मालिक एक ही व्यक्ति है। ये उस चेन की पहली कड़ी को मजबूत करता है जहां से पैसा सिस्टम में आता है। समझ गया। ये सुनने में छोटा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये फर्जी या चोरी के पैसे को सिस्टम में घुसने से पहले ही रोक देता है। अच्छा, अगर पहचान इतनी सख्त हो गई है तो पैसों के लेन देन से पहले पहचान के दस्तावेजों पर भी सख्ती ही होगी। यहीं पर चौथा नियम आता है, 2 ID प्रूफ की अनिवार्यता। मुझे याद है पहले तो सिर्फ पैन कार्ड से ही काम चल जाता था। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, अब सिर्फ पैन कार्ड काफी नहीं है। आपको पैन कार्ड के साथ साथ आधार, पासपोर्ट या वोटर ID जैसा एक और सरकारी दस्तावेज देना होगा। 2 दस्तावेज? हाँ, और इसके पीछे की सोच है क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी दोहरी जांच। सिर्फ एक ID को वेरीफाई करना आसान है, लेकिन जब 2 अलग-अलग दस्तावेज दिए जाते हैं तो सरकार उन्हें 2 अलग-अलग डेटाबेस से मिला सकती है। मतलब ये एक तरह से आपकी पहचान को कई तालों से सुरक्षित करने जैसा है। एक ताला तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन 2 अलग-अलग ताले तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपने एकदम सही पकड़ा। आपकी पैन कार्ड की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से और आधार की जानकारी UIDAI के डेटाबेस से वेरीफाई होती है। जब दोनों दस्तावेजों की जानकारी मेल खाती है तो आपकी पहचान लगभग बुलेट प्रूफ हो जाती है। बुलेट प्रूफ? हाँ, इससे किसी और के नाम पर खाता खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पहचान की चोरी के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार है। तो पहचान लॉक हो गई, लोकेशन ट्रैक हो रही है, बैंक वेरीफाई हो गया। अब इस पूरे किले को हैकर से बचाने की बारी आती है ना? यहीं पर 5वां और आखिरी नियम आता है, डुअल OTP वेरिफिकेशन। पहले तो एक OTP आता था, या तो फोन पर या ईमेल पर, अब दोनों पर आएगा। क्या ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए एक और स्टेप है, या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये नियम सीधे तौर पर एक बहुत ही खतरनाक और आम तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसे सिम स्वैप फ्रॉड कहते हैं। सिम स्वैप? मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, इसमें अपराधी आपके मोबाइल ऑपरेटर को धोखा देकर आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। जैसे ही उन्हें डुप्लीकेट सिम मिलता है, आपके फोन पर आने वाले सारे OTP उनके पास जाने लगते हैं। अगर सिर्फ मोबाइल OTP की जरूरत होती तो आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता था। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, लेकिन अब अपराधी को आपके खाते तक पहुंचने के लिए न सिर्फ आपका सिम स्वैप करना होगा, बल्कि उसी समय आपका ईमेल भी हैक करना होगा। दोनों एक साथ? हाँ, और एक ही समय पर ये दोनों काम करना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह अगर आपका ईमेल हैक हो जाता है तो भी फोन का OTP आपके खाते को सुरक्षित रखेगा। ये सुरक्षा की एक ऐसी परत है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपके खाते का कंट्रोल सच में आपके ही हाथ में है। ठीक है, तो चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। लाइव सेल्फी, जियो टैगिंग, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन, 2 ID प्रूफ और डुअल OTP। इन सबको एक साथ मिलाकर देखें
तो ये क्या बनता है? क्या ये भारत में क्रिप्टो के उस आजाद ख्याल का अंत है जिसके लिए वो जाना जाता था? अंत नहीं, लेकिन एक नए युग की शुरुआत जरूर है। ये वाइल्ड वेस्ट का अंत है और एक वॉल्ड गार्डन यानी 4 दीवारी वाले बगीचे की शुरुआत है। एक वॉल्ड गार्डन? हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक सुरक्षा जाल की तरह काम करते हैं। सेल्फी और आईडी आपकी पहचान बनाते हैं, बैंक वेरिफिकेशन पैसे के स्रोत को साफ करता है, जियो टैगिंग आपके हर कदम का रिकॉर्ड रखता है और ड्यूल ओटीपी आपके खाते पर ताला लगाता है। ये सब मिलकर हर यूजर की एक मजबूत, वेरीफाइड और ट्रैक की जा सकने वाली डिजिटल पहचान बनाते हैं। एफआईयू का मकसद साफ है, वो क्रिप्टो को भारतीय वित्तीय सिस्टम का हिस्सा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो कुल मिलाकर भारत में क्रिप्टो का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। यह अब ज्यादा सख्त, ज्यादा सुरक्षित और सरकार की गहरी नजरों में रहने वाला क्षेत्र है। जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अब इन नियमों के साथ ही चलना होगा। बिल्कुल, और ये हमें आज की चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये नियम अपराधियों को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। इस स्तर की ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन क्रिप्टो करेंसी के उस मूल विचार से कैसे मेल खाती है, जो विकेंद्रीकृत, गुमनाम और सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहने पर आधारित था। एक आम निवेशक के लिए सुरक्षा और गोपनीयता के बीच ये संतुलन क्या मायने रखता है? क्या हम ज्यादा सुरक्षा के लिए अपनी प्राइवेसी और क्रिप्टो की मूल भावना को छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले समय में और भी तेज होगी।